नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर एवं एमए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास राजनीति विज्ञान के संदर्भ में शुरू किया जा रहा है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्लास पिछले पॉलिटिकल साइंस के क्लास में आपको मिल जाएगा। आइए हम लोग आज शुरू करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के संदर्भ में। जो पश्चिमी पाश्चात्य विचारक हैं, जो पश्चिमी पाश्चात्य विचारक हैं, खास करके प्राचीन यूनानी राजनीति चिंतन की सामान्य विशेषताएं के संदर्भ में जो टॉपिक यही है कि इसको थोड़ा सा हम पश्चिमी पाश्चात्य पश्चिमी पाश्चात्य विचारक जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, उनके बारे में चर्चा किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आप चीजों को समझिए क्या है। चूंकि आप देखेंगे कि राजनीति विज्ञान के संदर्भ में पश्चिमी जो विचारक हैं वह यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार एक राज्य का निर्माण होता है। पहली बात, एक हम आमुख बता रहे हैं आपको, इनकी विचार क्या है कि किस प्रकार राज्य का निर्माण है, राज्य का निर्माण किस प्रकार है, राज्य का कार्य क्या है, ये भी बताते हैं। ये व्यक्ति यानी नागरिक का कर्तव्य क्या है राज्य के प्रति, राज्य की प्रकृति क्या है। तो ये जो तमाम सारे कार्यों के बारे में एक स्टेट के, देखिए राज्य का मतलब क्या है यहां पे। पहली बात, आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के शब्दों में एक देश को राज्य के रूप में जाना जाता है। वैसे तो भारत में बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान के संदर्भ में एक देश को राज्य के रूप में जाना जाता है। वही सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से उसको एक राष्ट्र या देश के रूप में जानते हैं, एक राष्ट्र के रूप में जानते हैं। तो मामला यहां पे जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक हैं वह क्या कहना चाहते हैं, उसे हम आधुनिक विचारधाराओं से जोड़ के बता रहे हैं आपको। देखिए, वर्तमान समय में आप देख रहे हैं प्रत्येक राष्ट्र में एक संविधान है, संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र की व्यवस्था है, समानता समता का अधिकार है, अपनी बात रखने का, कार्य करने का। तो इस प्रकार मैं प्राचीन एथेंस की बात कर रहा हूं, जहां से इस प्राचीन और पाश्चात्य यूनानी राजनीतिक चिंतन के रूप में लोगों का उदय हुआ यूनान में, और लोगों ने अपनी विचारधाराओं को एक लोकतंत्र की पराकाष्ठा के समरूप रखने का कार्य किया कि किस प्रकार राज्य की एक प्रकृति है, राज्य क्या करता है, राज्य का निर्माण क्यों हुआ है, राज्य न्याय कैसे करता है नागरिकों पर, नागरिकों का दायित्व क्या है। तो साथियों, देखिए, अब हम लोग वास्तविक रूप से अपने जो सिलेबस है, जो आपका बीए और एमए फर्स्ट सेमेस्टर, उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं।
पहला प्रश्न है कि राजनीति चिंतन का स्वरूप क्या है। जो पॉलिटिकल चिंतन है उसका स्वरूप क्या है। राजनीति चिंतन का अर्थ यह है कि भिन्न भिन्न राजनीति विचारक राजनीति की समस्याओं के विषय में विशेषता राज्य और शासन, मैं बताया ना, राज्य और शासन। अब जब शासन की बात करेंगे तो नागरिक की बात करेंगे। राज्य और शासन की प्रकृति नेचर, जैसे हमने बताया राज्य का कर्तव्य क्या है, राज्य का दायित्व क्या है, व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, नागरिक का कर्तव्य क्या है, वहां की शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। जो आधुनिक समय में जिस लोकतंत्र की विचारधारा है, प्रत्येक देश में एक संविधान है, तो इसका जो उपज है यही के विचारकों के माध्यम से आगे बढ़ा हुआ है। ये जानने की जरूरत है। और उद्देश्यों के विषय में क्या सोचते हैं, इनकी क्या विचारधारा है, और इनसे जुड़ी संस्थाओं की त्रुटियों को दूर करने के लिए, यानी अगर कोई संस्था ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, चाहे शासन व्यवस्था के संदर्भ में हो, चाहे राज्य से संबंधित संदर्भ में हो, अगर वह चल रहा है तो उसमें क्या त्रुटियां हैं, उस त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या क्या विचार किया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है, प्रकट कर किया, इन्हीं विचारों का जो विवरण है ना, इन्हीं जो विचारों का एक विवरण है, उसे हम राजनीति चिंतन के इतिहास के रूप में जानते हैं। यह बात आप समझ में आ गया? यह बात आपको समझ में आ गया ना कि क्यों जानते हैं राजनीतिक चिंतन का विचार? ठीक। जब हम बात करेंगे यूनानी, क्योंकि प्राचीन राजनीतिक, जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विचारधारा है, वह यूनान से ही शुरू हुआ है, तो हमें बात करना पड़ेगा कुछ प्रमुख विचारकों के बारे में, कुछ प्रमुख दार्शनिकों के बारे में, जिन्होंने अपने विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो आप ध्यान देंगे कि कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतक जैसे प्लेटो, जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो इन्होंने आदर्श राज्य की संकल्पना का वर्णन किया। प्लेटो, वही प्लेटो जो सुकरात के शिष्य थे, वही प्लेटो जिन पर पूरी तरीके से सुकरात का एक छाया था, वही प्लेटो जिन्हें माना जाता है कि वो प्लेटो नहीं सुकरात के रूप में पुनः कार्य को कर रहे हैं, वही प्लेटो की हम बात कर रहे हैं। अभी आगे हम इनके संदर्भ में प्लेटो कौन, प्लेटो की विशेषताएं, सुकरात कौन, सुकरात की विशेषताएं, इन सब सारे टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार हम बात करेंगे कुछ जो प्रमुख राजनीतिक चिंतक हैं। आप देख रहे हैं कि प्लेटो हैं, जिन्होंने आदर्श राज्य की संकल्पना के बारे में बात किया कि कैसे एक राज्य को आदर्श बनाया जाए। इसी प्रकार अरस्तु ने भी राजनीतिक चिंतक के रूप में राज्य की अवधारणा के रूप में व्यापक विचारधारा प्रस्तुत किया कि आखिर में एक राज्य का निर्माण क्यों किया गया है, उस राज्य का कर्तव्य क्या है, वह राज्य अपने नागरिकों के शासन व्यवस्था में कैसे भागीदारी करेगा। अच्छा, इसी प्रकार मैकियावेली, कुछ प्रमुख और विचारक, मैकियावेली ने राजनीति और नैतिकता के बीच जो मोरल भाषाएं हैं, जो नैतिक भाषाएं हैं, मैकियावेली ने क्या किया, राजनीति और नैतिकता के बीच जो दीवार खड़ी की है, उसे हम कूटनीति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सूझबूझ मानते हैं और उससे हम सदा लाभान्वित हो सकते हैं। मैकियावेली ने अपने राजनीतिक चिंतक के रूप में कि राजनीति के साथ नैतिकता को समाहित करते हुए कैसे कूटनीति का एक परिदृश्य पेश किया है ना। तो उस चीज को ये जो दार्शनिक हैं, जो विचारक हैं,
इन्हीं विचारकों का जो विवरण है हम प्राचीन राजनीतिक चिंतक के रूप में जानते हैं। ठीक है, जिन्हें हम पाश्चात्य वेस्टर्न पाश्चात्य जो है, पश्चिमी पाश्चात्य विचारक के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। ये आपको जानने की जरूरत है। हम बात करेंगे कि और भी विचारक जैसे हॉब्स, अभी हम एक एक पे विशेष बात करेंगे, लेकिन अभी क्या एक आमुख आपको दे रहे हैं। जैसे हम हॉब्स की बात करेंगे, हॉब्स ने क्या कहा, यह मानव प्रकृति का जो विवरण दिया है इन्होंने एक मानव का जो प्रकृति है, राज्य के संदर्भ में, शासन व्यवस्था के संदर्भ में, नागरिक के संदर्भ में, इन्होंने कहा कि मनुष्य एक सभ्य समाज की मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने स्वार्थ व साधन के प्रति निरंतर सजग और सचेत रहता है। एक मनुष्य की प्रकृति के बारे में उन्होंने बताया कि मनुष्य अपने सभ्य समाज की मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने स्वार्थ व साधन के प्रति निरंतर सजग और सचेत रहता है, इन्होंने बताया। हॉब्स अच्छा, यदि हम कुछ और बातें करें, ये तो हमने बात किया कि जो कुछ प्रमुख विचारकों के बारे में एक आमुख हमने देखा, इनके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। ठीक है, वस्तुतः प्राचीन यूनान की जो राजनीति है, दार्शनिकों में मुख्यतः सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के नाम से विशेष रूप से विख्यात है। सुकरात हो गए, सुकरात के बाद प्लेटो आए, प्लेटो के बाद अरस्तु आए। तो जो प्राचीन यूनान की राजनीति है ना, वो इन्हीं के नामों से विख्यात है। ठीक है, इन्हीं के नामों से विख्यात है। आप देखेंगे कि प्राचीन यूनान में क्या है ना, कुछ राजनीतिक संस्थाएं ये लोग बनाए हैं अपना कार्य करने के लिए। कुछ छोटे छोटे संस्था का भी निर्माण किए हैं। क्योंकि देखिए, राज्य की संकल्पना इतनी छोटी बात नहीं है, नागरिक की संकल्पना इतनी छोटी बात नहीं है, जो आज आधुनिक समय में, आधुनिक परिवेश में आप चीजों को समझ रहे हैं। तो इन्होंने कुछ संस्थाओं का भी, यूनानी राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया है। देखिए, प्राचीन यूनानी जगत छोटे छोटे नगरों का समूह था। ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े पैमाने पर, हम थोड़ा सा इतिहास की बात करते हैं, जो यूनान के नगर वगैरह थे, ऐसा नहीं, बहुत व्यापक अवधारणा नहीं थी, लेकिन यह है एक सुसंगठित व्यवस्था थी और छोटे छोटे नगरों का एक समूह था जो यूनान की घाटियों और उनके निकटवर्ती तटीय प्रदेशों एवं द्वीप समूहों तक फैला था। देखिए, जो विशेषताएं हैं, ऐसा नहीं कि यूनान की अवधारणा बहुत व्यापक है, लेकिन ये लोग छोटे छोटे नगर में रहते थे, एक समूह में रहते थे और वहां पे ही अपनी राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किए थे। ठीक है, और आपको पता है कि जो यूनान, ठीक है, यूनान की जो घाटियां और उनके निकटवर्ती तट प्रदेश एवं द्वीप समूह तक फैला था, वहां पर तो घने जंगलों और समुद्र ने भूमि को ऐसी अनेक घाटी और द्वीपों में बांट रखा था। देखिए, ये सब क्या है, ये सब विकास करने का एक चरण है कि छोटे छोटे घाटियां, छोटे छोटे वहां पे जंगल, समुद्र, ठीक है, और इसके माध्यम से वो लोग यहां पर अपनी राजनीतिक संस्थाओं को, यानी कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इन लोगों को एक सहायता मिलता था कार्य करने में। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें कि थोड़ा सा इन नगरों के बारे में, कि जो इन नगर की जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा बेसिक बातें। इन नगर का सामाजिक जीवन एक ही समाज व्यवस्था से जन्मा था, अतः उनकी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं बहुत कुछ एक जैसी थी, परंतु राजनीतिक दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न थी। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य क्या था कि इन नगरों का जो सामाजिक जीवन था
एक ही समाज व्यवस्था से संबंधित था। लेकिन राजनीतिक संस्थाएं कुछ अलग अलग थी, ठीक है। तो राजनीतिक संस्थाएं अलग अलग होगा ही होगा, ठीक है। विचारक भी अलग अलग हैं तो राजनीतिक संस्थाएं भी अलग अलग हैं। तो ये कुछ प्रमुख विचारधारा है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो प्राचीन राजनीतिक विचारक हैं, जो चिंतक हैं, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में। अभी हम सुकरात के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, सुकरात के विचारों के बारे में बात कर रहे हैं, प्लेटो के विचारों के बारे में बात कर रहे हैं, अरस्तु के विचारों के बारे में बात कर रहे हैं कि लोग करते कैसे थे काम। थोड़ा सा हम नगर के बारे में बात किए, जो यूनान नगर है, वहां घाटियों का प्रदेश था, जंगल था, समुद्र था, ठीक है। तो ये सब उनको क्या सहायता किया है। देखिए, इस प्रकार अगर मैं आगे बात करूं तो यूनानी राजनीतिक संस्थाएं जो हम बता रहे हैं, छोटे छोटे राजनीतिक संस्थाएं था, शुरुआत से ही लोकतंत्र, समान अधिकार एवं समानता जैसे शब्द एवं राज्य के बारे में, राज्य का कर्तव्य दायित्व, राज्य की अवधारणा, नगर के बारे में, ये लोगों का शुरुआत से ही ऐसा वैचारिक विचारधारा था। और इन्हीं विचारों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं शुरुआत से ही। अपने राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से इन लोग का शुरुआत से ऐसी विचारधाराएं थी। तथा आर्थिक दृष्टिकोण पर प्रमुख रूप से बात चल रहा था। ये लोग आर्थिक दृष्टिकोण पर भी अपने राजनीतिक संस्थाओं में, चाहे सुकरात हो, चाहे प्लेटो हो, चाहे अरस्तु हो, ये लोग आर्थिक दृष्टिकोण पर भी चर्चा कर रहे थे। क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था मुख्यतः व्यापार पर आधारित थी। अरे भाई, घाटिया था, समुद्र था, तटवर्ती इलाके थे, ठीक है, व्यापार पर आधारित थी। लेकिन प्रमुख नगर जैसे कि एथेंस, क्योंकि आप जानते हैं समुद्र के किनारे बसा था, तो जाहिर सी बात है व्यापारिक गतिविधियां मजबूत होगी, ठीक है। लेकिन इस प्रकार यहाँ पे कृषि भी वहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था। लोग कृषि भी कर रहे थे और वहां की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था वो कृषि भी था, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे, अगर सामाजिक व्यवस्था में बात किया जाए कि जो राजनीतिक संस्थाएं थी, क्या सारे लोगों को अधिकार था कि आप संस्थाओं में भाग लीजिए, आप राजनीतिक संस्थाओं में अपनी विचार रखिए, अपनी बातों को आगे बढ़ाइए, प्रसार करिए, ठीक है। नहीं, राजनीतिक संस्थाओं में राजनीतिक अधिकार कुछ सीमित वर्गों के पास था, सारे लोगों के पास नहीं था। कुछ सीमित वर्ग के पास था, जिसके वजह से निरंतर यह प्रयास जारी रहा कि एक समान अधिकार और सबके साथ समान राजनीतिक अधिकार हो। इस सीमित वर्ग के वजह से कुछ लोगों के अंदर यह विचारधारा पनपा कि यह अच्छी बात नहीं है, एक समान अधिकार हो, इस राजनीतिक संस्थाओं के संदर्भ में सबके पास समान अधिकार हो, सब अपनी राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करे और ये जो सीमित दायरा है इसको बढ़ाया जाए, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो प्राचीन राजनीतिक चिंतक हैं, ये जो प्राचीन राजनीतिक चिंतक हैं, इनके विचारों का मुख्य विषय क्या था। ये लोग चिंतन कर रहे थे, तो किस विषय पर चिंतन कर रहे थे, ये हम लोग बात करेंगे। चिंतन के मुख्य विषय क्या है। देखिए, यूनानी लोगों की मुख्य अभिरुचि जो है ना, वो दर्शन शास्त्र में थी। यूनानी लोगों का जो विषय की बात कर रहे हैं कि ये लोग किस विषय पर इन लोग का चिंतन चल रहा था और उसमें मुख्य क्या था, क्या इन लोग की अभिरुचि था। तो इन लोग का जो मुख्य अभिरुचि था वो दर्शन शास्त्र में थी। इसके अंतर्गत विशिष्ट को नियंत्रित करने वाले नियमों का, ठीक है, पता लगाना चाहते थे। कि एक पुरानी यूनानी दार्शनिकों ने तो यहां तक कहा कि यदि उसे सृष्टि के कारण मूलक नियमों का पता लगाने का अवसर मिले तो इसके बदले वह भारत का सम्राट बनने की प्रस्ताव को भी ठुकरा देगा। इसका मतलब देखिए क्या है, ऐसा है, यह लोग जो राज्य की अवधारणा है, राज्य की अवधारणा का प्रकृति के साथ कैसा संबंध है, ये जो सृष्टि है, ठीक है, इसकी क्या अवधारणा है, ठीक है। तो इन सारे कारणों के बारे में लोग जानकारी रखना चाह रहे थे। इसी बारे में लोग अपना कार्य कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें बताया गया है
कि यहाँ तक कि एक राजा ने ऐसा कहा, एक शासक ने ऐसा कहा कि हम जो है सम्राट बनने का, ठीक है, हम सम्राट बनने का भी प्रस्ताव ठुकरा देंगे, ठीक है, हमें सम्राट नहीं बनना लेकिन हमें ये काम करना है, ठीक है। तो ये लोग चाह रहे थे कि ये सृष्टि का कारण क्या है, कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, राज्य बना, तो ये तमाम सारे बिंदु हैं जो कि आप सुकरात, प्लेटो को जब आपको पढ़ाएंगे तो बहुत बेहतर आप समझ जाएंगे चीजों को। तो ये रहा हम लोग का पॉलिटिकल थिंकर के बारे में क्लास। आगे के लेक्चर में हम लोग पुनः देखेंगे इसके आगे का क्या टॉपिक है। जय हिंद साथियों।